साथियों, हर साल यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो तकरीबन हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे गूगल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम लिख लेते हैं, फिर विकिपीडिया का लिंक खोलते हैं और उस बॉडी को विकिपीडिया से पढ़ना शुरू करते हैं। इससे आपको एक जेनरिक इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी बॉडी के ऊपर, लेकिन आपको यूपीएससी के एग्जाम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कुछ लोग रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, रवीश कुमार की वीडियो खोल सकते हैं, डायरेक्टली उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर रवीश कुमार की वीडियो खोलेंगे और वीडियो से ही तैयारी करना शुरू कर। उससे आपको वो बॉडी न्यूज में क्यों है ये तो बड़े अच्छे से पता चल जाएगा, उसमें कमियां क्या है वो अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं हो पाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए आप हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस की बुकलेट खोलें, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर खोलें। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब के सब आपको एक ही जगह मिलेंगे। यहां आप पैटर्न समझ सकते हैं कि बेसिकली जो ये यूपीएससी है ये क्वेश्चन पूछता कैसे। तो चलिए, अब वो सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपके लिए तैयारी को बिल्कुल सटीक बनाया जाएगा, ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने। पहली बॉडी जो हम देखेंगे वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा न्यूज में था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमें इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन सटीक काम के लिए चाहिए वो सब पता होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनाया क्यों गया? क्योंकि देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का एक बेसिक कंपोनेंट ये होता है कि जितनी भी इलेक्शंस हो रही हैं, जो भी चुनाव हो रहे हैं, वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज याद रखना कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो टाइमली भी होने चाहिए और उन्हें कंडक्ट एक ऐसी बॉडी करनी चाहिए जो निष्पक्ष हो। इसीलिए हमारे संविधान रचना वालों ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट करेगी इंडिया में। अब दूसरा क्वेश्चन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस की इलेक्शंस कंडक्ट करती है? तो वो कंडक्ट करती है इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में। इसके गठन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 ये कहता है कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस को भी कंडक्ट करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछेगा कौन कौन सी इलेक्शन कंडक्ट करता है, तो आप याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब याद रखिएगा, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया में राज्य सरकार और सेंटर की सरकार होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट्स के लिए भी इलेक्शन कंडक्ट करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल बनती है कि इंडिया के अंदर क्वासाई फेडरल नेचर है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, यानी इंडिया यूनिटरी बेंट है। उसी के आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन क्या होगी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन होगी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। वो कितने होंगे ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शंस में हड़बड़ाहट में बंदा पार्लियामेंट पे टिक मार लेता है, लेकिन याद रखिएगा कि नंबर कितना होगा दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। एक और चीज याद रखिएगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। रिसेंटली एक केस है जो आपको याद रखना है और आई एम चांसेस हाई है कि ये केस एग्जाम में पूछा जाएगा। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 के बाद ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स, जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब खुद की मर्जी से नहीं कर सकते। इट वुड बी डन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमेटी जिसके अंदर होंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। याद रखिएगा, जजमेंट में क्या कहा गया कि एक बॉडी होगी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर अपोजिशन होंगे। ये नाम प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे कि आपने
किसको अपॉइंट करना है एज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड बाकी इलेक्शन। लेकिन इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट को इनैक्ट किया। एक्ट था चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसी अनूप बर्नवाल केस के बाद, जजमेंट के बाद पार्लियामेंट भी एक्ट लेके आया। लेकिन इस एक्ट में छोटी सी चेंज है। अब यहां पे देखिए, अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो बॉडी प्रेसिडेंट को नाम बताएगी, जस्ट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स की, उस बॉडी में होना कौन चाहिए? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया 2023 में। लेकिन इस एक्ट में यह कहा गया कि जो बॉडी प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर अपोजिशन वाली जो बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बनाओ, जो प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट करेगी, उस बॉडी में बेसिकली इस एक्ट में थोड़ी सी चेंजेस डाली गई। क्या चेंजेस है? कहा गया इस बॉडी में अब होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हो। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जजमेंट में किसको कहा गया था और एक्ट में कौन बॉडी के अंदर आया। लेकिन चलिए बात रखते हैं इस एक्ट में। सबसे पहले आपको इस एक्ट के बारे में बता दूं, इस एक्ट में कुछ चेंजेस भी हैं। कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स ये वो लोग होंगे जिन्होंने सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हेल्ड की है कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बेसिकली अब इनकी चयन कैसे किया जाएगा, ये नाम इनके सामने कैसे आएंगे? सबसे पहले एक सर्च कमेटी बनेगी। सर्च कमेटी को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और इनके साथ दो और मेंबर्स होंगे जो सेक्रेटरी लेवल के ही होंगे। ये 5 नाम चूज करेंगे, इसे सिलेक्शन कमेटी को भेजेंगे। यानी पहले एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी इसी एक्ट के अंतर्गत बनी, जो अनूप बर्नवाल केस के बाद जो एक्ट आया 2023 वाला। इस एक्ट में कहा गया पहले एक सर्च कमेटी बनेगी। सर्च कमेटी को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और इनके साथ 2 और सेक्रेटरी होंगे। ये 5 नाम का चयन करेंगे। ये लोग 5 नाम चूज करेंगे उन लोगों का जो कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी लेवल पे रहे हैं और इनके हिसाब से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्व कर सकते हैं। सर्च कमेटी जो नाम बताएगी वो नाम जाएंगे सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी को कंप्राइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑफ कोर्स लोकसभा में जो है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रेसिडेंट साहब चुने, वो प्राइम मिनिस्टर साहब चुने। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्ट में ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि अनूप बर्नवाल केस की जजमेंट आप देखें यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन जब एक्ट आया, एक्ट में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर है जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर चुने अपनी मर्जी से। ये सिलेक्शन कमेटी फिर उन 5 नामों से जो सर्च कमेटी ने इन्हें भेजे हैं, उनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेंगे। तो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर, न्यू चेंजेस जो एक्ट के बाद आई। सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी। सर्च कमेटी को हेड कौन कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी, 2 और सेक्रेटरी लेवल के बंदे। 5 नाम बताएंगे। किसको बताएंगे? सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद चुन। ये उन 5 नाम में से नाम देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करेगा। चेंजेस क्या है कि अनूप बर्नवाल केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां पर रिप्लेस किया है कैबिनेट मिनिस्टर। इसी एक्ट में यह भी कहा गया कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को जो सैलरी मिलेगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी की मिलेगी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी है, सेम सैलरी उन्हें मिलेगी। क्लियर? अब ये चीज याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी एक्ट में एक और चीज का चयन बारे में बताया गया है जिसमें हमारा आर्टिकल भी डील करता है। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो हर स्टेट होती है, हर स्टेट में रीजनल कमिश्नर्स होंगे। यानी सेंटर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जितना नंबर डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और हर स्टेट में होंगे रीजनल कमिश्नर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखना कि आजकल इंडिया में कोई भी रीजनल कमिश्नर्स नहीं है। देयर आर नो रीजनल कमिश्नर्स इन इंडिया।
बुक में तो हम लोग पढ़ते हैं कि हर स्टेट में रीजनल कमिश्नर्स होंगे, बट देयर आर नो रीजनल कमिश्नर। इनफैक्ट खाली रीजनल कमिश्नर्स जो अपॉइंट किए गए थे, वो 1951 में पहली इलेक्शन के टाइम पे किए गए थे 6 महीने के लिए, और वो भी बॉम्बे एंड पटना में। उसके बाद अभी तक कोई रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट नहीं किए गए। ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है लॉ एंड पर्सनल 2022 में जो थी बनी थी, उसने इस मुद्दे को हाईलाइट किया था कि रीजनल कमिश्नर्स भी होने चाहिए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स, और हर रीजन में हर स्टेट में वी विल हैव रीजनल कमिश्नर। और ये रीजनल कमिश्नर्स भले ही इसका स्ट्रक्चर में नाम तो है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं। एक और चीज आपको बता दूं कि पहले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरीज होती थी, वो द इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ईसीज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 के अंतर्गत होती थी। ये कहा जाता था कि ये 6 साल तक टर्म सर्व कर सकते हैं, या जब तक ये 65 ईयर्स की नहीं हो जाते, विच एवर इज अर्लियर। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, उसकी एज अभी 57 है, तो ये 6 साल तक अगर सर्व करेगा, इट इज 63, तो ये 6 साल पहले आ गया, तो ये भाई साहब 6 साल ही सर्व कर सकते हैं, फिर रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई आदमी है जिसको 60 की एज में अपॉइंट किया गया है, तो पहले क्या आएगा, 65 ईयर्स। दूसरा पैरामीटर तो ये भी है, तो ये 5 ही साल सर्व करेंगे, तो विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल का टेन्योर या 65 ईयर्स ऑफ एज, ये टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स का एज पर 1991 एक्ट। ठीक है ना। उसके बाद 1991 एक्ट में पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी मिलती थी। लेकिन अब 2023 के एक्ट के बाद चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है? टेन्योर तो सेम रखा है, 6 ईयर्स, और 65 ईयर्स ऑफ एज, ये तो सेम रखा है, या तो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सैलरी अब इनकी बराबर कर दी गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के। अर्लियर किसके बराबर थी, आप याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये याद रखना कि पहले होती थी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, अब कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर सैलरी आफ्टर 2023 एक्ट। अब कंपोजिशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन क्या है, इसमें आखिरकार होता कौन कौन है? ओरिजिनली जब हमारे रिपब्लिक होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, तो इसमें खाली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन आजकल वी हैव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ये चीज याद रखना। पहली बार 2 एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था अक्टूबर 1989 में, लेकिन इनका शॉर्ट टेन्योर था। दिसंबर 1989 में इनको हटा दिया गया। परमानेंटली अक्टूबर 1993 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई। और आपको पता ही है कि इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ अगर बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करना है, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो तब से हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है 1993 के बाद। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी, जब ओरिजिनल थी तब सिंगल बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी, खाली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। अभी 1993 के बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सो इट बिकेम ए मल्टी मेंबर बॉडी। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल कैसे हो सकता है? रिमूवल के लिए वी हैव आर्टिकल 324। इसमें लिखा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ध्यान से सुनना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भाई साहब को सेम तरीके से आप हटा सकते हैं जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाते हैं, सेम तरीके से। आपको पता होगा, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन 2 ग्राउंड्स, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सेम ग्राउंड्स पे आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाना है। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है कि जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही खाली सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हट सकते हैं। जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इन्हें प्रेसिडेंट साहब रिमूव कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है, बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपेयर करूं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर से तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था टी शेषन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में। इसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1993 के बाद एक मल्टी मेंबर बॉडी है, क्योंकि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएँगे, वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ लिए यानी 3 लोग बैठेंगे, जो वोटिंग होगी, जो डिसीजन फाइनलाइज़ होगा, वही लिया जाए। यानी आपने एक चीज़ नोटिस की कि खाली रिमूवल के प्रोसेस में प्योरिटी ऑफ टेन्योर में इलेक्शन कमिश्नर थोड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कम मांग के जा रहे हैं। डिसीजंस लेने में उनका वोट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है पैसे की, क्योंकि अनूप बर्नवाल केस में एक्सपेंडिचर के ऊपर भी बात की। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इज़ नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अनूप बर्नवाल केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप नेसेसरी चेंजेस लाएं, ताकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। यानी इट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू वोटिंग, पार्लियामेंट के वोटिंग पे सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी तो ये इंडिपेंडेंस से काम कर सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं, अगर फाइनेंशियल हर्डल एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है आपकी और यूपीएससी की प्रिपरेशन में, अन अकेडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60%। अगर आज आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12 महीने की एक्सटेंशन तक मिल सकती है। यानी अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक 12 मंथ्स की आपको हमारी ओर से फ्री एक्सटेंशन मिलेगी और हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे 60% ऑफ चल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर है। आपको पता है कि अन अकेडमी के जो बैचेज़ हैं और हर एक लैंग्वेज में हमारे पास आरंभ है। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ये कि इंग्लिश बैच है। हमारे पास आगाज़ है 2027 का, ये भी इंग्लिश बैच है। हमारे पास नींव है 2028 में, ये भी इंग्लिश बैच है। और प्रारंभ है 2026 प्योरली हिंदी बैच। ये अनअकैडमी के बैचेज़ है हर लैंग्वेज में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन में जो भी प्रॉब्लम्स, अगर आप ऑफलाइन भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका समाधान हमारे पास है। आप याद रखिए, बेस्ट एजुकेटर से एक ही सब्सक्रिप्शन में पढ़ने का मौका आपको सिर्फ अन अकेडमी की ऐप पे मिले। तो चलिए, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप जल्दी नई अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं अन अकेडमी पे, तो आप अन अकेडमी की ऐप से और वेबसाइट से बिगिनर्स किट में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पीवाईक्यूज़ की शीट, पीडीएफ, आप करंट अफेयर्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज़, आप यूपीएससी की स्ट्रैटेजी, ये सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रवीश कुमार जी ने भी इस पे वीडियो बनाई हुई है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीडियो में उन्होंने जो कैग की रिपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर आई थी, के बारे में कहा। लेकिन डिस्कस किया हुआ है। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएँगी। बेस्ट यही है कि हम जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसको स्टिक रहते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, याद रखिएगा 2 वर्ड्स को मिला के बना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर वो बंदा होता है जो पैसा इश्यू करे। ऑफ कोर्स ये ऑफिस इंग्लैंड से लिया गया। इंग्लैंड में एक ऑफिस होता है, जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार ने जब पैसा लेना है तो पैसा भी वही इश्यू करता है और उसके बाद वो पैसा सरकार ने कहाँ खर्चा, उसको ऑडिट भी वही करता है। इंडिया ने भी सेम ऑफिस को अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी चेंज। इंडिया बिलीव्स कि ये पैसा सारा जितना जो है लोगों का पैसा है। जितना भी पैसा है सरकार के अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी पैसा है किसका? ये मेरे और आपके जैसे लोगों का है, भारतीयों का पैसा है। तो भारतीयों का ही अधिकार होना चाहिए ये पैसे पे। इसीलिए हमारे में चेंज ये है कि इंडिया में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार पैसा तब तक नहीं निकाल सकती जब तक लोकसभा से इसके लिए वो बिल पास नहीं कर, यानी
इंडिया में कंट्रोलर की जो ड्यूटी है वो लोकसभा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इट इज द हाउस ऑफ द पीपल, हमारा हाउस है वो। यानी जो इंडिया में कैग है और जो इंग्लैंड में कैग है उनमें फर्क है। इंडिया में जो कैग है वो खाली ऑडिटर, वो कंट्रोलर नहीं, बिकॉज पावर ऑफ पर्स इन इंडिया इज विद लोकसभा। पावर ऑफ पर्स किसके पास है? लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि इट इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज द हाउस ऑफ। इसीलिए अंबेडकर साहब ने कैग को कहा था इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, एज इट इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ये 6 साल तक अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं, या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी सेम चीज हमने पढ़ी, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। कैग की ड्यूटीज डील करती है दो चीजें, एक आर्टिकल 148, दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1970। कैग रिजाइन करते हैं, कभी भी अपनी सर्विस से रिजाइन करते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, और इनको भी सेम ग्राउंड पे हटाया जाता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सेम दो ग्राउंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हटाने के सेम दो ग्राउंड से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सैलरी इसकी इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी हमने पढ़ा था कि पहले उनकी सैलरी सेम थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज की थी, अब कैबिनेट सेक्रेटरी की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एक चीज और है कि जब इनका टेन्यूर एंड हो जाए, इन्हें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति नहीं कर सकती, यानी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर जॉब्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये ओथ लेते हैं टू ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि थर्ड शेड्यूल में दी हुई, इसकी oath। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि हु टेक्स द ओथ टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कौन कौन ऑफिसर, कौन कौन एग्जीक्यूटिव इसकी ओथ लेता है। आगे आपको बता दूं कि कैग जो है ना सर, ये एक्स पोस्ट फैक्टो ड्यूटी परफॉर्म करता है। जैसे हमारा बजट आ गया, बजट 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का बजट बनता है। इस दौरान जो भी पैसा खर्च होगा कंसोलिडेटेड फंड से, जो सरकार पैसा खर्च करेगी, उसके ऊपर कैग भाई साहब का कोई कंट्रोल नहीं है। पैसा खर्च हो जाने के बाद जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, यानी अगले साल के 1 अप्रैल को कैग भाई साहब जाग जाएंगे। तब कैग बोलेगा कि जरा रसीदें लेके आओ, तब कैग ऑडिट करना शुरू कर। यानी कैग के सामने जो कुछ हो रहा होता है, जब पैसा खर्च किया जा रहा है, तब कैग कुछ नहीं बोल सकता। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, कैग जाग जाएंगे। इसीलिए इनको कहा गया इट इज द एक्स पोस्ट फैक्टो जॉब। आर्टिकल 149 इनकी ड्यूटीज के साथ डील करता है। इसमें लिखा हुआ है कि कैग वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे जिसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यूनियन के, स्टेट्स के, या किसी और अथॉरिटी या बॉडी के जो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करते हैं। एक चीज याद रखना, ये तो आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है कि कैग डील करेंगे अकाउंट्स ऑफ यूनियन, स्टेट, या किसी और अथॉरिटी को जो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करता है। इसीलिए पार्लियामेंट ने 1971 में कैग एक्ट पास किया था, 1971 वाला, जिसमें इसकी ड्यूटीज लिखी हुई थी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, 1950 से लेके 1971 तक कैग जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था वो सिमिलर थी जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटी। ब्रिटिश का एक ऑफिसर था ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जब तक पार्लियामेंट ने एक फुल फ्लेज एक्ट बनाकर इसको ड्यूटीज नहीं दी, तब तक भैया जो कैग थे वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश का ऑफिसर होता था, इसी की ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे। उसके बाद 1971 में जब पार्लियामेंट ने कैग एक्ट पास किया, इसके बाद अब कैग ने किस किस का अकाउंट्स ऑडिट करना है, यहां देखिए। टू ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड ईच यूटी विद लेजिस्लेटिव, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जे एंड के, यानी स्टेट्स का, सेंटर का, और हर वो यूटी जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट कैग करता है। कैग दो टाइप का ऑडिट करता है।
एक को हम कहते हैं रेगुलेटरी ऑर्डर, जिसमें हम लीगैलिटी देखते हैं, पैसा सही तरीके से निकाला गया, सही तरीके से खर्च किया गया, मिनिस्ट्री तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। इसे कहते हैं रेगुलेटरी ऑडिट। लेकिन कैग एक और ऑडिट परफॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में इंटेंट देखी जाती है, नीयत देखी जाती है कि क्या ये पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी थी या नहीं थी? कहीं फालतू में तो नहीं खर्च कर दिया? नीयत देखना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटरी ऑडिट। कैग यही प्रोप्राइटरी ऑडिट, अगर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्कैम आया था सामने, उसके टाइम पे प्रोप्राइटरी ऑडिट किया कि कहाँ-कहाँ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर खर्चा किया गया। इसके साथ-साथ ये भी कहा गया 1971 एक्ट के बाद कि कैग यूनियन एंड स्टेट्स की जितनी भी कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट जैसे कि पोस्टल सेविंग्स है, उनको भी ऑडिट करे। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कैग ऑडिट करता है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स केप्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। किसी भी डिपार्टमेंट में जो बैलेंस शीट्स है, उसको भी कैग ऑडिट करता है। कैग ऑडिट करता है अकाउंट्स की, सरकार की सारी कंपनीज की, कॉर्पोरेशंस की, जैसे ओएनजीसी, सेल, या तो खुद करता है और इसमें प्रावधान भी है कि प्राइवेट ऑडिटर से भी करवा सकता है। इसके बाद कैग किसी भी अथॉरिटी या बॉडी की जिसे सरकार फाइनेंस करती है, जैसे आईआईटीज हो गया, आईएम्स हो गया, इनका अकाउंट भी ऑडिट करता है। अकाउंट्स के लिए आपको एक चीज याद रखना, कैग को रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कि आप आओ लोकल अथॉरिटीज के अकाउंट्स को भी, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, इनको भी ऑडिट करो। यहाँ पे एक छोटा सा फंडा याद रखना कि बाकी जो ऊपर आपने पढ़े कि जैसे कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, यूनियन का, स्टेट्स का, यूटीज का, जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैंने आपको दिखाया कि किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी सरकारी कंपनी का, कॉर्पोरेशन का, इवन आईआईटीज, आईएम्स का, क्योंकि उन्हें फाइनेंस सेंटर करती है। एक चीज याद रखना कि कैग रेडली पंचायत और म्यूनसिपालिटीज के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करती, बिकॉज वो करती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड, ये चीज याद रखिए। उसके बाद कैग जब ऑडिट कर लेता है, उसके बाद वो रिपोर्ट्स पेश करता है। आर्टिकल 151 ये कहता है कि कैग सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब इन रिपोर्ट्स को पेश करते हैं बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के सामने जो हमारे कैग साहब हैं, वो इन रिपोर्ट्स को क्या करते हैं बेटा, पेश करते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे कि प्रेसिडेंट साहब के पास कैग अगर रिपोर्ट दे रहा है, कैग ने रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट के सामने पेश क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक फंडा होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट साहब एग्जीक्यूटिव है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। इसलिए कैग की रिपोर्ट्स को सीधे उन्होंने पेश करना है पार्लियामेंट। ऐसी कैग जो रिपोर्ट स्टेट के बारे में गवर्नर को देता है, गवर्नर इज एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, गवर्नर ने उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना है। लेजिस्लेचर में अब देखिए पूरा अकाउंट्स है कि ऑडिट की रिपोर्ट है। तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में एक कमेटी बन जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो निरीक्षण करेगी इन रिपोर्ट्स का। अब ये पूरी का पूरा अकाउंट है। अब सारे के सारे तो कॉमर्स पढ़े हुए मंत्री नहीं होते, मेंबर्स नहीं होते, सॉरी, मेंबर्स तो सारे जितने होंगे पार्लियामेंट में अकाउंट्स पढ़े हुए नहीं होंगे। तो जब ये रिपोर्ट उनके सामने पेश की जाएगी, उनको हेल्प तो चाहिए होगी ना डिसाइफर करने के लिए। तो इसीलिए वो कभी भी कैग साहब को बुला लेते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कैग एज़ ए फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड एक्ट करता है द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद हम चलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन पे, इसमें आपका यूपीएससी आता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, हम तीनों के तीनों कवर करेंगे। रवीश कुमार ने भी जब बिहार में बिहार पीएससी का लेके जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब रवीश कुमार ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई हुई है, एक वीडियो बनाई हुई है। यूपी पीएससी आरओ का जब मुद्दा उठा, तब भी उस पे रवीश कुमार ने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन याद रखिएगा कहीं न कहीं वो कमियों को हाइलाइट कर रहे हैं। यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वहाँ पे कंपोज़िशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ से ये वाली जो फाइल है, ये सफिशिएंट पड़ेगी आपके लिए। तो पब्लिक सर्विस कमीशंस को हम एक साथ यूपीएससी भी कवर करेंगे, स्टेट पीएससी भी कवर करेंगे, एक ही इसमें हम लोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूरे करेंगे। याद रखिएगा पहली बार इंडिया में पीएससी का कांसेप्ट 1926 में एस्टैब्लिश हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार प्रावधान था पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी। यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाद में जाके आज़ादी के बाद जब हम रिपब्लिक हो गए, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। आर्टिकल 315 ये कहता है कि देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड ईच स्टेट। हर एक स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एक यूनियन का होगा। और यहां पर यह भी लिखा है कि टू और मोर स्टेट्स कैन रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट विच बाय लॉ कैन एस्टैब्लिश जॉइंट पब्लिक। क्या लिखा है? एक तो यूनियन का होगा यूपीएससी, हर एक स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होगी। लेकिन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट से कि आप लॉ पास करें और हमारे लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएं। फिर रिपीट करें, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट कर रही है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट बाय लॉ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। अगर पार्लियामेंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लॉ पास करके बना रहा है, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुई, ये स्टैट्यूटरी। तो आप ये याद रखेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर जो हैं, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। वेयर एज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट पास करके बना रहा है, इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। इंडिया की हिस्ट्री में एक ही बार जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनी हुई है, हरियाणा और पंजाब के बीच में 1966 में, जब इनका बंटवारा हुआ। यानी जब पंजाब को तोड़ के हरियाणा बनाया गया, तो हरियाणा और पंजाब की 1966 में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन थी। एक ही इंस्टेंस से जब ये बनी हुई है। कंसेप्ट क्या याद रखना है? यूपीएससी, स्टेट पीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके। और चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 316 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स टू द पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन और उनकी टर्म से। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे, जो चेयरमैन होंगे, उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। एक चीज याद रखिएगा, कोई इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन दी नहीं गई है कि जो मेंबर्स होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनकी कोई इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन दी नहीं है। बस ये चीज लिखा है कि जो हाफ दी मेंबर्स होंगे, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे स्टेट पीएससी के हो या जेपीएससी को, वो ऑफिस कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस उन्होंने होल्ड किया होना चाहिए 10 साल के लिए, एटलीस्ट 10 साल के। यानी 10 साल के लिए वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, कोई ना कोई ऑफिस उन्होंने होल्ड किया होना चाहिए, हाफ मेंबर्स थे। ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन पे यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट्स पूछता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 317, ये डील करता है रिमूवल ऑफ मेंबर्स। इसमें ये लिखा है वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पे चेयरमैन और मेंबर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं। याद रखिएगा, ग्राउंड्स जिस पे वो रिमूव हो सकते हैं, उस पे ग्राउंड है मिसबिहेवियर। अगर प्रेसिडेंट के पास एक कंप्लेंट जाती है कि इस मेंबर को रिमूव करना है पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर मिसबिहेविंग, तो प्रेसिडेंट खुद उसे हटा नहीं सकते एकदम से। प्रेसिडेंट साहब पहले मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करेंगे, जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। इंक्वायरी होगी मेंबर के बारे में कि क्या इसने मिसबिहेवियर किया है या नहीं। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में ये कहा गया कि हाँ, इसने मिसबिहेवियर किया हुआ है, वो हटा दो, तो वो हटा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इस टाइम में जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगा इस केस में। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाना है तो हटाना है, नहीं हटाना तो नहीं हटाना। ओके। इसी के बाद आप ये याद रखेंगे, आर्टिकल 317 सब क्लॉज 4 में ये भी लिखा है कि अगर चेयरमैन या कोई भी मेंबर यूपीएससी का, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसकी भागीदारी है, उसका हिस्सा है और उससे बेनिफिट ले रहा है, तो उसे गिल्टी माना जाएगा मिसबिहेवियर। ऐसे ही आर्टिकल 317 सब क्लॉज 2 में ये लिखा है, अगर यूपीएससी और जेपीएससी, प्रेसिडेंट साहब, और अगर स्टेट पीएससी है तो गवर्नर साहब किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी यूपीएससी और जीपीएससी में प्रेसिडेंट साहब, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नर साहब किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गई हुई है इंक्वायरी के लिए।
यानी सस्पेंड भी हो सकते हैं। याद रखिएगा एक और चीज़, चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। और भी सर्कमस्टांसेस, एक तो मिसबिहेवियर वाला हो गया जो भी हमने देखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी का जरूरत पड़ती है और वो बाइंडिंग होती है रिपोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट को रेफरल किए बिना प्रेसिडेंट साहब यूपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन को हटा सकते हैं। कौन सा? इफ एडजल्ट एंड इंसॉल्वेंट, भाई साहब का दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गए। इफ एंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस, पता चलता है प्रेसिडेंट साहब को ये पेड एम्प्लॉयमेंट पे भी है, इस काम के साथ साथ ये कहीं और भी जॉब कर रहे हैं। इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, जिसे हम लोग अनसाउंड माइंड कहते हैं। तो ये तीन वो कंडीशंस हैं जब एस सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की जरूरत तब है जब मिसबिहेवियर के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। ये पॉइंट आप याद। आगे बढ़ते हैं। फर्दर अपॉइंटमेंट्स, क्या यूपीएससी के जो मेंबर्स है चेयरमैन साहब, क्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है, चेयरमैन हैं, इनको फर्दर एम्प्लॉय कर सकते हैं, इन्हें फर्दर सरकारी नौकरी दे सकते हैं। तो चेयरमैन जो है यूपीएससी के, उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। चेयरमैन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, या तो मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होगा, जैसे कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है अगर टाइम है तो। या तो मेंबर बन सकता है यूपीएससी का, या किसी और पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। वहीं जो मेंबर है यूपीएससी का, वो तो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का या किसी और स्टेट पीएससी का। ऐसे ही जो मेंबर्स है स्टेट पीएससी के, वो चेयरमैन बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के, या किसी भी स्टेट पीएससी के चेयरमैन साहब बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट और नहीं है। यानी अगर आप चेयरमैन यूपीएससी को देखेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब एज ए मेंबर या एज ए चेयरमैन यूपीएससी के या किसी और स्टेट पीएससी के हो सकते हैं। सिर्फ जो हमारे चेयरमैन साहब यूपीएससी का है, मोटे मोटे तौर पे ये याद रखना कि इनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बाकी को कहाँ है, खाली कहाँ है, वो मैंने बता दिया। चेयरमैन, मेंबर, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली बॉडी की ओर, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल जो डील करते हैं इससे आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन, इट डील्स विद कि कैसे फाइनेंशियल एलोकेशंस होंगी सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी जो इंडिया का इतना सारा टैक्स इकट्ठा हुआ है, कैसे ये सेंटर में और स्टेट की सरकारों में बांटा जाएगा, क्योंकि सबके इन दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ने अपने सब्जेक्ट पे खर्चा करना है। और जो इतना ज्यादा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, कैसे बांटा जाएगा, वो डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। इसे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं हर 5 साल के बाद। और मैंने आपको मकसद बता दिया क्यों इसको अपॉइंट कर। कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशंस, फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन याद रखिएगा, क्योंकि बुक्स में ज्यादा इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, कंपोजिशन के बारे में। ओके, याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन का एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, जिन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अब एक चीज याद रखना कि फाइनेंस कमिश्नर का जो टर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होता है कि कितनी टर्म के लिए ये लोग सर्व करेंगे। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट, और ये रिजाइन कर सकते हैं कभी भी प्रेसिडेंट को ही लिख, एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट। इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये तो कंपोजिशन की बात है, इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके लिए एक एक्ट है, द फाइनेंस कमीशन मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1951। इसमें जो ये फाइनेंस कमिश्नर साहब हैं और 4 बाकी मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा ये है कि जो चेयरमैन साहब होंगे, इनका एक्सपीरियंस होगा पब्लिक लाइफ में, एक पब्लिक सर्वेंट होंगे।
वहीं जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे, उनमें से एक जज होंगे हाई कोर्ट के, या तो एलिजिबल होंगे कि वो अपॉइंट हो सके एज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट। दूसरे जो मेंबर होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की नॉलेज में। तीसरे जो मेंबर होंगे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होगी, और जो चौथे मेंबर होंगे उन्हें नॉलेज होगी। ये कंपोजिशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ साथ फंक्शंस क्या है, आर्टिकल 280 खोल। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट साहब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के बाद। रिकमेंडेशन करते हैं प्रेसिडेंट साहब को, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी सेंटर और स्टेट्स में कैसे जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। सेंटर से जो स्टेट हो रही है, पैसे का ट्रांसफर कितना होगा, कितने परसेंटेज जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। फिर यही फाइनेंस कमीशन स्टेट्स के बीच में भी जो नेट प्रोसीड्स का डिवीजन होगा उसके बारे में भी बताता है, यानी इंटर स्टेट भी बताता है। इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन। ये भी बताता है कि ग्रांट्स इन एड जो स्टेट्स को दी जाएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनके बारे में भी बताता है। या अगर प्रेसिडेंट साहब फाइनेंस के बारे में, रेवेन्यू के बारे में कोई और मैटर इन्हें दें, तो वो भी फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करना है। याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन साहब भी सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को, जो उसे दोनों हाउसेस के सामने पेश करते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के सामने इस रिपोर्ट को पेश क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगली बॉडी की ओर, जीएसटी काउंसिल। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। आर्टिकल 279 ए इसे डील करता है। 279 ए, कैपिटल ए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेंडमेंट हुई। ओके, क्योंकि अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होता तो स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड। कैपिटल ए, ऑफ कोर्स अमेंडमेंट हुई है, ठीक है ना। तो इसमें जीएसटी काउंसिल बना हुआ है। इसका काम ये होता है कि रेकमेंड करता है कि जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जीएसटी को लेकर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर जो मैटर्स है, उसके बारे में ये रिकमेंडेशन करता है। इसे बनाया गया था थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, यानी जिस एक्ट में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जीएसटी आया था, उसी में इसे भी लाया गया था। जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। याद रखिएगा, दो क्वेश्चंस जो जीएसटी काउंसिल पे मैंने देखे हैं, एक तो कंपोजिशन है और दूसरा जो है वो इसका वोटिंग पैटर्न के ऊपर। ये दो क्षेत्र ऐसे जहां पर मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे देखे। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं वो इसकी चेयरपर्सन होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस इसके मेंबर होते हैं, यानी जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं फाइनेंस के। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, वो भी इसके के। उसके बाद एक चीज याद रखना कि सारी स्टेट से जब मेंबर्स आते हैं तो मीटिंग चलाने के लिए कोरम होता है। कोरम वर्ड आपने पार्लियामेंट में सुना होगा। कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड किसी भी मीटिंग को, किसी भी प्रोसीजर को शुरू करने के लिए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स को शुरू करने के लिए जो कोरम है वो हाफ है, वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर। ये इसका कोरम, हाफ मेंबर्स आएंगे तभी मीटिंग शुरू। तो आप बोलेंगे मेंबर्स आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि सरकार, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कई बार आनाकानी भी होती है। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी हैं, ओके, एंड सेंटर में मोदी जी हैं, तो आनाकानी हो सकती है। इसीलिए कोरम रखा गया, और कोरम याद रखिएगा हाफ है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। डिसीजंस टेकन बाय, जो मैं वोटिंग आपसे कह रहा था, याद रखना जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेता है, इट इज टेकन बाय मेजॉरिटी विच इज नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेट वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। जो वोटिंग रिक्वायर्ड है किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए, वो 3/4 है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोट की वैल्यू है 1/3 है, और जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की वोट्स 2/3, और किसी भी डिसीजन को पास करवाने के लिए 3/4 वोट्स चाहिए। ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अंदाजा आप लगा लीजिए कि टोटल 12 वोट्स हैं,
तो 12 वोट्स अगर टोटल हैं तो उसका 3/4 कितना हो गया? वी विल हैव 9 वोट्स। काफ़ी हाई परसेंटेज है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट जो है 1/3 याद रखिएगा, स्टेट की 2/3 वोट की वैल्यू होती है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक ही साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 नेशनल कमिश्नर्स। हम करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससीबीसी और ओबीसी। एक ही क्लास, एक ही इसमें, एक ही साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा, आर्टिकल 338 हमारे संविधान का प्रोवाइड करता था कि अपॉइंटमेंट एक स्पेशल ऑफिसर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक स्पेशल ऑफिसर के लिए सबसे पहले प्रावधान था। स्पेशल ऑफिसर, आर्टिकल 338 किसके लिए स्पेशल ऑफिसर होगा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी एक ही स्पेशल ऑफिसर होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मैटर्स को। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो प्रॉमिस किए गए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन्हें मिल नहीं रहे और प्रेसिडेंट के पास ऐसी रिपोर्ट जाती है, तो प्रेसिडेंट साहब इस स्पेशल ऑफिसर को कहते थे कि आप इन्वेस्टिगेट करो। याद रखना, एक स्पेशल ऑफिसर था इस आर्टिकल 338 में। एक स्पेशल ऑफिसर था जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में देखता था। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया, इसी आर्टिकल 338 को अमेंड करके। यानी जो स्पेशल ऑफिसर था, अमेंडमेंट हुई, अब वो एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बन गए, एक प्रॉपर कमीशन बन गए। ये लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज और एंग्लो इंडियंस, चार के सेफगार्ड्स को, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स को एड्रेस करते। नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था, बना 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था, लेकिन जब इसका गठन हुआ स्टार्टिंग में, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज और एंग्लो इंडियंस, चारों के सेफगार्ड्स को ये देखता था। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग कर दिया गया, यानी शेड्यूल ट्राइब्स को चार में से निकाला गया, इसका भी बॉडी अलग बना दिया गया। इसे अमेंडमेंट से बनाया गया आर्टिकल 338 ए में। ओके, सो आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट था, वो शेड्यूल कास्ट और एंग्लो इंडियन से डील करता था। 1992 में इंदिरा सानी जजमेंट के बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन हुआ 1993 में थ्रू एनसीबीसी एक्ट 1993 पास करके, यानी एक नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर बैकवर्ड क्लास। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये, अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अभी आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना, एक आर्टिकल है इसका, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जब बना, तो ये 1993 में जब बना तो एनसीबीसी एक्ट से बना, यानी इनिशियली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, जब आर्टिकल 338 भी इंसर्ट किया गया। ये चीज याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुरू से ही था, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अगर आप देखेंगे तो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास पहले 1993 में स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, आर्टिकल 338, तीनों बॉडीज का आपको समझ में आ गया। अभी भी एंग्लो इंडियंस जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के ही अंडर है। अब यहां देखते हैं अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, टेन्योर एंड क्वालिफिकेशन। क्या अपॉइंटमेंट इनकी कैसे की जाती है, कंपोजिशन कैसे इन कमीशंस का, टेन्योर क्या होता है ये मेंबर्स का, चेयरमैन का, और क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट
चेयरपर्सन होता है इसमें, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। तो पार्लियामेंट ने इनकी अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन, टेन्योर और क्वालिफिकेशंस के लिए एक एक्ट पास किया टाइम टू टाइम। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 2004 का एक्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2004 का ही एक्ट है। ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एक्ट है वो 2018 में बना। ये पार्लियामेंट के वो एक्ट्स हैं जिसमें जो इसके मेंबर से, चेयरपर्सन से, वाइस चेयरपर्सन से उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कंपोजिशन क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके बारे में दिया हुआ। आपको ये बता दूं कि चेयरपर्सन्स इन तीनों कमेटीज के और इनके बाकी के मेंबर्स जो हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सी। ये वर्ड याद रखिएगा, बाय वारंट अंडर हिज। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जितनी भी तीनों कमीशन है, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तीनों में चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल 5 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर्स। कंडीशन इनकी सर्विस की भी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट साहब ही। यूजुअली 3 साल का पीरियड होता है एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2, यानी 2 टर्म्स के लिए रीअपॉइंटमेंट है, 2 साल, 2 टर्म्स के बाद नहीं है। लेकिन याद रखिएगा टर्म 3 साल है। अभी तक आप 6-6 साल पढ़ते आ रहे थे, तो 6 साल याद नहीं रखिएगा, यहाँ पे 3 साल है। और याद रखिएगा वहां पर रीअपॉइंटमेंट को कंडीशंस थी, यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट हो सकती है सिर्फ 2 बार। चेयरमैन जो हैं वो इमिनेंट सोशल पॉलिटिकल वर्कर होने चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के तो शेड्यूल कास्ट से आने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के तो शेड्यूल ट्राइब से आने चाहिए, ऐसी बैकवर्ड क्लास के तो चेयरमैन साहब बैकवर्ड क्लास से होने चाहिए। क्वालिफिकेशन ये है कि इमिनेंट सोशल पॉलिटिकल वर्कर होने चाहिए। लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है और एटलीस्ट 2 मेंबर जो हैं वो इसी कम्युनिटी के होने चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। और इसमें एक वुमेन भी होनी चाहिए, इन 3 मेंबर्स में एक वुमेन भी होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है जो आपको याद रखनी है, मेंबर्स की, चेयरपर्सन की और वाइस चेयर। तीनों कमीशन के पास पावर क्या क्या है? तो तीनों कमीशन के पास पावर है कि वो अपने प्रोसीजर को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। याद रखना 3 के 3 ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, इनके पास पावर है सिविल कोर्ट का। यानी जब इनके पास कंप्लेंट जाती है तो ये वारंट इशू कर, समन इशू कर सकते, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे एक सिविल कोर्ट के जो पावर्स होते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। और उसके बाद इनसे तीनों से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर, तो इनसे कंसल्ट करना होता है। दिस वाज अबाउट ऑल द 3 बॉडीज। अब एक ऐसा ऑफिस आ गया जिसके ऊपर पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक हॉटलाइन क्वेश्चन है पाइपलाइन में, दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार का वकील है, सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए वकील चाहिए, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार का वकील है। इसी के पैरेलल में इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसी के पैरेलल में आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल से। ओके, याद रखिएगा, इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ये है कि ये एलिजिबल होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन याद रखना इसकी उम्र 65 ईयर से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन एलिजिबल होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये होल्ड करते हैं ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसकी जो सैलरी वगैरह है सब डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट साहब खुद ही। यूजुअली जब सरकारें चेंज होती हैं तो ये रिजाइन दे देते हैं। इसी के साथ ही अब लिंग्विस्टिक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953-55 में बना हुआ था, उसने रेकमेंड किया था कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज के लिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद जिसने आर्टिकल 350 बी ऐड किया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज बनाया गया। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मेन एम यही है, सेफ गार्ड करना लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज को। इसे कमिश्नर की, ये ऑफिसर से कमिश्नर बनाया गया था, एंड इट इज प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो गाइज ये थी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।